बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्पेशल पर्पस डायोड के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए डायोड की बात करेंगे जिसको वैरेक्टर डायोड कहा जाता है। अब वैरेक्टर डायोड को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि हम रिवर्स बाइस में इसकी जो जंक्शन की कैपेसिटेंस है उसको इस्तेमाल कर सकें। अब आप जानते हैं कि हमारे पास डायोड के अंदर एक पी रीजन है और एक एन रीजन है। अब ये जो पी रीजन है ये एक पॉजिटिव प्लेट की तरह वर्क कर रही है क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, और ये एन रीजन एक नेगेटिव प्लेट की तरह काम कर रही है क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप जानते हैं दरम्यान में एक डिप्लीशन रीजन बनता है, और डिप्लीशन रीजन एक डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है ये एक इंसुलेटिंग लेयर के तौर पे काम करता है। तो ये जो ज्योमेट्री बनती है ये बिल्कुल वही वाली ज्योमेट्री बनती है जो किसी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है। तो इसका मतलब है आपने वैरेक्टर डायोड को एक कैपेसिटर के तौर पे इस्तेमाल करना है। अब अगर आप इसको फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो फॉरवर्ड बाइस में ये जो जंक्शन की थिकनेस होती है ये बहुत कम रह जाती है, और जो है वो बहुत ही कम रहने का मतलब है कि फिक्स हो जाती है, तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो फिक्स होगी, और जितनी ही ये विड्थ कम होगी कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा कैपेसिटर के तौर पे बिहेव करेगा, लेकिन ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस को आप चेंज नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा। तो इसलिए वैरेक्टर डायोड को रिवर्स बाइस में ऑपरेट किया जाता है। रिवर्स बाइस में जब आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन रीजन वाइड होता है, और जब आप रिवर्स वोल्टेज को कम करते हैं तो डिप्लीशन रीजन जो है वो नैरो होता है। तो वहाँ पर आप रिवर्स वोल्टेज की मदद से डिप्लीशन रीजन की विड्थ को चेंज करेंगे, और विड्थ को चेंज करने से आप इसकी कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो है ए एप्सिलॉन ओवर डी। ए का मतलब है साइज या एरिया ऑफ द प्लेट, यहाँ पर वो है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन बनेगा यहाँ पर उसका एरिया। डी का मतलब है विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, यानी डी का मतलब है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इन दोनों प्लेट के दरमियान जो सेपरेशन है वो यही है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इसका मतलब है जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ है डी। और सी का मतलब कैपेसिटेंस है। एप्सिलॉन का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो जिस भी मटेरियल से आप बनाएंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब जब आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हैं रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाने से ये जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है ये बढ़ रही है, और विड्थ बढ़ने का मतलब है कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है। और अगर आप रिवर्स वोल्टेज को कम करेंगे, लेस रिवर्स बाइस करेंगे, तो ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी कम हो जाएगी, और डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होने से जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि सी और ये डी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है आप रिवर्स वोल्टेज के थ्रू कैपेसिटेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर भी कहा जाता है। यानी आप वेरिएबल कैपेसिटर देखते हैं रेडियोज़ में, रेडियो के अंदर आप देखते हैं एक नोब होती है जिसको आप मैनुअली हाथ से घुमाते हैं, तो इसका मतलब है वो एक मैनुअल कैपेसिटर है जिसको आप चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है, यानी वोल्टेज के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम्स में आप देखते हैं ट्यूनिंग सर्किट, जहाँ पर पैरेलल एलसी सर्किट इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को रिसीव करने के लिए। तो कम्युनिकेशंस में, रिसीवर में, ट्रांसमीटर में ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब है ये जो सैटेलाइट रिसीवर्स होंगे, टीवी रिसीवर्स हैं, रेडियो रिसीवर्स हैं, उसमें आप एक कैपेसिटर के तौर पे वैरेक्टर डायोड को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कई दफ़ा इनको वेरी कैप्स, वेरी का मतलब वेरिएबल और कैप्स मीन्स कैपेसिटर, तो वेरिएबल कैपेसिटर भी कहा जाता है। और ट्यूनिंग डायोड, क्योंकि ये ट्यूनिंग पर्पस के काम आता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है। अगर कैपेसिटेंस चेंज होगी तो सर्किट की रिसीविंग फ्रीक्वेंसी को भी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि रिसीविंग फ्रीक्वेंसी एलसी सर्किट में इंडक्टर की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर आप इंडक्टेंस को फिक्स कर दें, जो कि नॉर्मली किया जाता है, तो आप कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करके आप रिसीविंग फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। ये वैरेक्टर डायोड का सिंबल है।
पी रीजन जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ट्रायंगल की शेप में, अभी तक हम यही देखते आए हैं। जो एन रीजन है, एक वर्टिकल बार की बजाय 2 वर्टिकल बार्स लगा दी हैं, और ये दोनों जो हैं वो इन दोनों के दरमियान स्पेस छोड़ दी है, जैसे कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल होता है। और ये इसका मॉडल है कि रिवर्स बाइस में जब आप ऑपरेट करेंगे, यानी पी रीजन को नेगेटिव से जोड़ दिया, एन रीजन को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो ये एक वेरिएबल कैपेसिटर, ये जो बीच में एरो का सिंबल है, ये एक वेरिएबल के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है आपने वेक्टर डायोड की जो कैपेसिटेंस है रिवर्स बाइस में, उसको यूटिलाइज करना है और सर्किट्स में इस्तेमाल करना है। हम बिल्कुल लास्ट पे एक एप्लीकेशन भी देखते हैं अभी इसकी। तो अब कैपेसिटेंस को कंट्रोल कैसे किया जाता है? कैपेसिटेंस को कंट्रोल करने के बहुत सारे मेथड हैं। नंबर 1, एक तो ये प्लेट का साइज़, क्योंकि ये ए पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है प्लेट के साइज़ को कंट्रोल करें। दूसरा ज्योमेट्री, आप इसकी ज्योमेट्री को जो है वो चेंज करें, ज्योमेट्री के चेंज होने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। और तीसरे नंबर पे कि ये जो इसकी डोपिंग का मेथड है, उस डोपिंग के मेथड को आम डायोड की तरह डोपिंग जो है वो नहीं करनी। आम डायोड में हम डोपिंग को चेंज करते हैं, यहाँ पर डोपिंग को जो है वो हमने और तरह से डोप करना है, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ पर ना एक ग्राफ हमारे सामने है। इस ग्राफ में देखें, रिवर्स वोल्टेज एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी प्लॉट की हुई है, ये रिवर्स वोल्टेज है। 1 से चेंज होके ये 10 है, 10 से आगे 20 और यहाँ पर 30, तो 30 के करीब तक जा रहा है, 20 और 30 के दरमियान में कुछ रिवर्स वोल्टेज। कैपेसिटेंस देखें, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो तकरीबन 30 पिको फैरेड के करीब है। अब जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं कैपेसिटेंस ग्रेजुअली डिक्रीज करती जा रही है, और जब आप 30 के राउंड अबाउट पहुंचे तो ये कैपेसिटेंस इसकी कुछ 3 या 4 पिको फैरेड के करीब पहुंच गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने रिवर्स वोल्टेज को 1 से चेंज करते तकरीबन 25 तक ले आए, कैपेसिटेंस जो है वो 30 पिको फैरेड से चेंज होके 4 पिको फैरेड के ऊपर आ गई। तो इसका मतलब है रिवर्स वोल्टेज की वेरिएशन से कैपेसिटेंस को आपने कंट्रोल किया। अब ये जो डायोड होता है, हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायोड देगी तो उसके साथ एक डाटा शीट देगी। हमने जीनर डायोड में भी देखा कि डाटा शीट के ऊपर कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। यहाँ पर भी एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जिसको कैपेसिटेंस रेशो कहा जाता है। आप देख रहे हैं वोल्टेज लो है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा है, रिवर्स वोल्टेज बढ़ गया तो कैपेसिटेंस कम हो गई। तो लो रिवर्स वोल्टेज पे मिनिमम रिवर्स वोल्टेज 1 के ऊपर या 2 के ऊपर कैपेसिटेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, और मैक्सिमम वोल्टेज के ऊपर कैपेसिटेंस जो है वो मिनिमम हो चुकी है। तो इनकी जो रेशो होती है उसको कैपेसिटेंस रेशो कहा जाता है, या ट्यूनिंग रेशो भी कहा जाता है। तो इट इज़ द रेशो ऑफ डायोड कैपेसिटेंस एट अ मिनिमम रिवर्स वोल्टेज। नॉर्मली जो मिनिमम रिवर्स वोल्टेज जो है वो लिया जाता है वो 2 वोल्ट लिया जाता है, टू द डायोड कैपेसिटेंस एट मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। और जो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज नॉर्मल केस में लिया जाता है आम सीरीज़ के लिए, वो 20 वोल्ट लिया जाता है। तो इसका मतलब है नॉर्मली हमें जो कैपेसिटेंस की रेशो गिवन होगी वो गिवन होगी कैपेसिटेंस एट 2 वोल्ट के 2 वोल्ट के ऊपर कैपेसिटेंस कितनी है, और एक 20 वोल्ट। जैसे यहाँ पर एक मॉडल है 832A, इसके लिए जो कैपेसिटेंस रेशो जिसको CR कहा जाता है वो है कैपेसिटेंस व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज़ 2 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज़ 20। तो ये रेशो 5 गिवन है। अब डाटा शीट पे आपको 2 वोल्ट पे, यानी जो मिनिमम वोल्टेज था रिवर्स वोल्टेज, वहाँ पर बताई हुई है कैपेसिटेंस 22 पिको फैरेड। तो आप 20 के ऊपर ऑटोमेटिकली मालूम कर लेंगे। आप जो है C20 को इधर ले जाएं, CR को इधर ले आएँ, तो C20 इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाई CR। C2 की वैल्यू क्वेश्चन में बताई है 22, CR की वैल्यू डाटा शीट पर गिवन थी 5, तो ये 4.4 पिको फैरेड। तो इसका मतलब है दो चीज़ें, कैपेसिटेंस रेशियो एंड कैपेसिटेंस एट 2 वोल्ट आपको दे दी गई, आप कैपेसिटेंस एट 20 वोल्ट इजीली निकाल सकते हैं। अब हमने देखा कि इसमें जो जंक्शन होते हैं वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जंक्शन 2 तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है अब्रप्ट जंक्शन और एक को कहा जाता है हाइपर अब्रप्ट जंक्शन। अब अब्रप्ट या हाइपर अब्रप्ट का मतलब ये है कि जैसे ही आप N से P की तरफ जाएंगे तो उस वक्त जंक्शन के साइज में, डोपिंग रेशियो में जो तब्दीली होगी वो बहुत रैपिड होगी, अब्रप्ट मीन्स, और हाइपर अब्रप्ट मीन्स वो उससे भी ज़्यादा तेज़ होगी। तो होता क्या है इसमें कि अब्रप्ट जंक्शन में ये होता है कि जो डोपिंग कंसंट्रेशन होती है कैथोड की यानी N रीजन की, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द PN जंक्शन इज कांस्टेंट,
यानी यूनिफॉर्म रखी जाती है कैथोड वाली साइड पे, एन वाली साइड पे, और वो 3 to 4 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लोअर होती है पी। अब पी लेयर आप जानते हैं एनोड वाली साइड है, तो वो एनोड से क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब है एनोड की लेयर जो है वो थिक होगी और जो कैथोड की लेयर है वो क्या होगी, एक थिन लेयर होगी। अब होगा क्या कि जैसे ही रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया जाएगा 0 वोल्ट से 1 या 2 के करीब, या बैरियर वोल्टेज के करीब, क्योंकि बैरियर तो अभी भी बनेगा, तो जैसे ही आप इसको सम वैल्यू 0 से बढ़ा के बैरियर वोल्टेज के करीब करीब लेके जाएंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि कैथोड वाली साइड पे जो डिप्लीशन रीजन का लोअर जो डिप्लीशन रीजन है वो स्वीप करेगा। स्वीप का मतलब क्या होगा कि वो वहाँ से जो है वो उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जो पी रीजन के ऊपर लेयर है वो तकरीबन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि एक साइड के ऊपर जो थिकनेस है वो तकरीबन कांस्टेंट है, क्योंकि थिकनेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कम या ज़्यादा होने से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एन रीजन की थिकनेस बहुत कम थी, 3 या 4 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कम थी, इसलिए वहाँ पर जैसे ही रिवर्स वोल्टेज आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अफेक्ट महसूस होगा। तो इसलिए वहाँ पर ये जो अब दोनों के दरमियान जो डिफरेंस पैदा होगा उसको अब्रप्ट जंक्शन कहा जाता है। हाइपर अब्रप्ट जंक्शन में यहाँ पर क्या होगा, सेम वही वाला काम है लेकिन और तरीके से किया जाता है। यहाँ पर कैरियर कंसंट्रेशन जो कैथोड लेयर में होती है ना, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, यानी आपने थिकनेस जो है वो रिड्यूस नहीं करनी, यहाँ पर कैरियर कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना है एज द डिस्टेंस फ्रॉम द जंक्शन इंक्रीजेस। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप जंक्शन से दूर होते जाएंगे, यानी जो दरमियान में डिप्लीशन रीजन से दूर होते जा रहे हैं, आपने वैसे वैसे जो कैरियर की कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस कर देनी। इसका मतलब है जंक्शन के करीब कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जंक्शन से दूर जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई है। अब होगा क्या कि जैसे ही आप रिवर्स वोल्टेज जो है वो बढ़ाएंगे, उस वक्त बहुत तेज़ी से जो है वो एन लेयर के ऊपर जो है वो डिप्लीशन रीजन जनरेट होगा और थिक होता जाएगा, वाइड होता जाएगा। तो इसलिए पी से एन की तरफ जो चेंज आएगी वो बहुत ज़्यादा अब्रप्ट होगी, इसके मुकाबले में भी ज़्यादा, इसलिए इसको हाइपर अब्रप्ट जंक्शन कहा जाता है। अब हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या है? अब हमने देखा कि ये जो वैरेक्टर डायोड है ये एक वेरिएबल कैपेसिटर है जिसको वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि आपने इसके ज़रिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करना है। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो सिमेट्रिक होती हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव साइकिल भी होता है और एक नेगेटिव साइकिल भी होगा। तो पॉजिटिव साइकिल में वो डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देंगे और रिवर्स यानी नेगेटिव साइकिल में वो डायोड को रिवर्स बायस करेंगे। ये डायोड बेहतर काम करता है जब रिवर्स बायस्ड होता है, क्योंकि तभी इसकी कैपेसिटेंस जो है वो कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक दफ़ा इसको फॉरवर्ड बाइस जहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक दफ़ा रिवर्स बाइस, एक ही साइकिल में ये काम हो रहा है। और जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल रिसीव करने हैं उन वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं, कई मेगाहर्ट्ज़ कई गीगाहर्ट्ज़ उनकी फ्रिक्वेंसी होगी। तो इसका मतलब है एक सेकंड में कितने टाइम्स ये फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो उस वजह से ये सही वर्क नहीं करेगा और इसके अंदर एक ख़ास डिस्टॉर्शन आएगी, उसको हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कहा जाएगा। तो इसका मतलब है ये इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर आप सिंगल वैरेक्टर डायोड को इस्तेमाल करें, आरएफ ट्यूनिंग, आरएफ का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो रेडियो फ्रिक्वेंसीज को रिसीव करने के लिए अगर इसको इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है डायोड फॉरवर्ड बाइस भी हो जाएगा और रिवर्स बाइस भी होगा एक साइकिल में, और एक साइकिल में जो है वो, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कैपेसिटेंस इतनी तेज़ी से वेरी करेगी एक ही वक्त में और इतनी दफ़ा वेरी करेगी एक सेकंड में कि उसके अंदर एक हार्मोनिक डिस्टॉर्शन यानी उसके अंदर जो एसी सिग्नल होगा वो इस तरह से रीप्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर जो है वो फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाएंगे, कुछ इस तरह का एक नॉइज़ जनरेट होना शुरू हो जाता है, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो अब आप क्या काम करते हैं? आप ये काम करते हैं कि इसकी बजाय 2 डायोड इस्तेमाल कर लेते हैं रिवर्स, एक बैक टू बैक में। इससे होता यह है कि जब यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल आएगा एक डायोड फॉरवर्ड हो जाएगा और एक रिवर्स हो जाएगा। अब ये दोनों डायोड सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में जब 2 कैपेसिटर्स को अटैच किया जाता है तो उनकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है। अब एक कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है जो फॉरवर्ड बाइस है, जब ओवर वाली टर्म बहुत लार्ज हो जाती है तो उस वक्त
उसका रेसिप्रोकल नेगलेक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाली टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी, और जब ये वाली टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी तो 1/C के बराबर हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस सिर्फ छोटे वाले कैपेसिटर के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बेशक एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स है, लेकिन जो ओवरऑल इफेक्ट है वो वही है जो एक छोटे यानी रिवर्स बाइस्ड वेक्टर डायोड का इफेक्ट होगा। तो इस तरह से आप जो है वो ये जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक टू बैक कन्फिग्रेशन। तो कुछ बने बनाए डायोड जो है वो इसी कन्फिग्रेशन के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है एप्लीकेशन के, इसको अभी हमने कहा कि इसको इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, इसको इस्तेमाल किया जाता है रिसीवर्स में। कौन कौन से रिसीवर्स में वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रिसीवर, UHF इससे भी हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी सैटेलाइट रिसीवर्स। अब ये जो VHF या UHF वाले बैंड हैं ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के बैंड हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी सबसे कम जो है वो फ्रिक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा जो होती है वो होती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव इस्तेमाल होती हैं सैटेलाइट रिसीवर्स में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हमेशा माइक्रोवेव यूज़ की जाती हैं 4 गीगाहर्ट्ज़, 6, 11, 14 गीगाहर्ट्ज़ वाली रेंज में। और सेलुलर कम्युनिकेशन तो नॉर्मली जो है वो रेडियो वेव्स के साथ ही की जाती है, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स के साथ। तो इसका मतलब है इन तमाम रिसीवर्स में आप वेक्टर डायोड को इस्तेमाल करते हैं। अब ये वेक्टर डायोड देखें, यहाँ पर एक L यानी इंडक्टर लगा हुआ है, कॉइल लगी हुई है, और बिल्कुल इसके पैरेलल में ये आपने वेक्टर डायोड रिवर्स बाई स्टेट में लगाया है। आप रिवर्स बाई स्टेट का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये P रीजन देखें ग्राउंड के साथ यानी लो वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, और ये जो N रीजन है ये देखें हाई वोल्टेज यानी पॉजिटिव वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिवर्स बाई स्टेट में लगाया गया। अब आप देखें ये जो C1 है, इस C1 का मकसद है कि ये आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वाली साइड पे कपल नहीं होने देता, और C2 का मतलब है कि ये इधर से कोई DC वोल्टेज आउटपुट वाली साइड पे नहीं जाने देता। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर आपने एक रिसीविंग एंटीना लगाया हुआ है, ये Vin की जगह एक्चुअली में क्या होगा, एक रिसीविंग एंटीना होगा। रिसीविंग एंटीना क्या करेगा, AC सिग्नल्स रिसीव करेगा। और एंटीना जो है वो हमारी तरह इंसान नहीं होता। एंटीना जो है वो हर तरह की रेडियो वेव्स जो है, हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव कर सकता है, यानी हर वेव उसके साथ आके टकराएगी। अब जब सारी वेव्स टकराएंगी वो R1 के थ्रू उन वेव्स का जो करंट होगा, यानी जो इंड्यूस्ड EMF यहाँ पर पैदा होगा एंटीना के ऊपर, उनका करंट जो है वो अंदर दाखिल होगा इस सर्किट में। इस सर्किट में पैरेलल LC सर्किट लगा हुआ है। ये जो पैरेलल LC सर्किट होता है इसकी एक खास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है जो होती है 1/2 पाई LC²रूट। आपने इंडक्टेंस को फिक्स रखा हुआ है, कैपेसिटेंस को आप चेंज कर सकते हैं। किसके जरिए चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर देखें आपने एक पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है R2। आप पोटेंशियोमीटर में ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल है ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ेगा, नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो रिवर्स वोल्टेज कम होगा। तो इसका मतलब है आप रिवर्स वोल्टेज के थ्रू इसकी कैपेसिटेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो अब फर्ज करें आपने इसकी कैपेसिटेंस को किसी एक पर्टिकुलर लेवल C के ऊपर फिक्स कर दिया, तो L की वैल्यू फिक्स्ड कर दी, C की वैल्यू फिक्स कर दी, तो F की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई LC। लेट्स सपोज ये बन गई 100 मेगाहर्ट्ज। तो होगा ये कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की टकरा रही थी उन सब का करंट दाखिल हो रहा था इस सर्किट में, लेकिन ये जो LC सर्किट है ये रेजोनेंस सिर्फ उसी फ्रिक्वेंसी के साथ पैदा करेगा, यानी सिर्फ उसी एनर्जी को स्टोर करेगा जिसकी फ्रिक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी, जिसको रेजोनेंस कहा जाता है या फ्रिक्वेंसी मैचिंग कहा जाता है। तो अब ये C1 और C2 का ये काम है कि ये DC वोल्टेज को आउटपुट पे नहीं जाने देगा। C2 आप जानते हैं कैपेसिटर जो है वो DC को ब्लॉक करते हैं और AC को पास करते हैं, तो ये C2 जो है वो वोल्टेज को DC वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। ये C1 जो है ये DC वोल्टेज इनपुट वाली साइड पे कपल होने से जो है वो बचाएगा। इसका मतलब है ये जो कैपेसिटर C1 और C2 हैं इनका फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ये जो फिल्टर है फ्रीक्वेंसी सिर्फ इस इंडक्टर और इस कैपेसिटर वेक्टर डायोड से पता चल रही है। अब ये लगे हुए तो हैं लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो ऐसे एडजस्ट की जाती है कि इनकी जो रिएक्टेंस होती है, आप जानते हैं कैपेसिटर की एक रिएक्टेंस होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC,
और उसका फॉर्मूला होता है 1/2πfc। तो आप देखते हैं कि आपने जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना है वो फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि इन कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये इतनी स्मॉल है कि ये कोई वोल्टेज अपने अक्रॉस ज़ाया नहीं करते या डेवलप नहीं होने देते, ये सिर्फ डीसी वोल्टेज को ब्लॉक करते हैं। C1 जो है वो प्रिवेंट्स द डीसी पाथ फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर बैक टू द एसी सोर्स। ये जो पोटेंशियोमीटर से वापस एसी सोर्स की तरफ जो डीसी वोल्टेज है उसका रास्ता ब्लॉक कर रहा है। और जो C2 है प्रिवेंट्स द डीसी पाथ फ्रॉम द वाइपर ऑफ द पोटेंशियोमीटर टू द लोड। तो ये इधर से इधर की तरफ जो डीसी वोल्टेज है उसको जाने से बचाता है। तो इसका मतलब है आपने डीसी वोल्टेज को आउटपुट और इनपुट वाली साइड से कपल होने के लिए बचाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डीसी वोल्टेज है बैटरी का, ये सिर्फ और सिर्फ इस पोटेंशियोमीटर और इस फिक्स रेजिस्टेंस के जरिए सिर्फ और सिर्फ इस वैरेक्टर डायोड की कैपेसिटेंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रिवर्स वोल्टेज जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे वैरेक्टर डायोड जो है उसकी कैपेसिटेंस चेंज होती जाएगी और सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी। तो इस तरह से आप वैरेक्टर डायोड को रिसीविंग या कम्युनिकेशन की एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर जो है वो कुछ समझ आया होगा। तो कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।